बनेगा स्वस्थ इंडिया के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा फोकस है एक स्वास्थ्य, एक ग्रह, एक भविष्य। हमारा लक्ष्य है सभी के लिए स्वास्थ्य और ये भी कि कोई पीछे ना रह जाए, क्योंकि स्वस्थ भारत ही बनेगा संपन्न भारत। मैं हूं अंबिका सिंह कामा और आज हम डॉक्टर राकेश मिश्रा से बात करेंगे कि भारत ने अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग को कैसे बढ़ाया है। डॉक्टर मिश्रा निदेशक है टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी में और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व निदेशक भी। हम उनसे ये भी जानेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग न सिर्फ कोविड-19 बल्कि दूसरे रोगों के प्रकोप से लड़ने में किस तरह और कितना अहम होगा। डॉक्टर मिश्रा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें, क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग और वो क्या रोल प्ले करता है अगर हम बात करें पैंडेमिक्स के लिए, आउटब्रेक्स प्रिवेंशन के लिए? तो जीनोम जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, उनकी जो सीक्रेट होती है, जिस आधार पे वो डेवलप होते हैं, बिहेव करते हैं, वो उनकी जीनोम में लिखा होता है। यही हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और इस तरह से हम एक दूसरे से यूनिक या सिमिलर लगते हैं। इसी तरह से हर जीव का एक जीनोम होता है जो उसके जीवन का आधार होता है, और जीनोम के ही आधार पे इवोल्यूशन होता है। जीनोम में जो चेंजेस होते हैं उसके आधार से प्रोजेनी में वो चेंजेस जाते हैं, वो इवोल्यूशन का भी सबस्ट्रेट है, इवोल्यूशन का मटेरियल है। तो इस तरह से वायरस का भी अपना जीनोम होता है। इसके जीनोम जो है वो आरएनए के फॉर्म में होता है, जबकि ज़्यादातर जीवों में जीनोम जो होता है वो डीएनए के फॉर्म में होता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इस वायरस का जीनोम जो है वो करीब 30,000 न्यूक्लियोटाइड हम जिनको बोलते हैं उनसे मिल के बना होता है, मतलब 30,000 अक्षर इसमें होते हैं। और जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब हुआ कि उन 30,000 अक्षरों को एकदम एग्जैक्टली किस क्रम में वो आते हैं उनको मालूम करना मशीन और टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जैसे अब वायरस जब इसका प्रजनन होता है हमारी कोशिकाओं में, तो एग्जैक्टली वैसा ही वायरस नहीं बनता, उसमें एक आध दो परिवर्तन भी आ जाते हैं जिनको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो अक्सर वो म्यूटेशन वायरस के लिए भी उपयोगी नहीं होता, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन जो वायरस को एडवांटेज देते हैं, जिससे कि वायरस और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाए या और तेज़ी से बढ़ने लगे, या हमारे इम्यून सिस्टम का जो प्रोटेक्शन है उसको अवॉइड कर ले, तो ऐसे जो वेरिएंट होते हैं, जो म्यूटेंट होते हैं, वो फैलने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। तो इसी तरह से वायरस परिवर्तन लाता रहता है अपने जीनोम में, और नए नए जिसको हम वेरिएंट बोलते हैं उनके फॉर्म में आता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वायरस के जो चेंजेस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और उनसे देख रहे हैं कि अचानक से कहीं केस बढ़ने लगा, तो ये नया वेरिएंट आ गया, या लोगों ने कुछ अपना अनुशासन तोड़ा है और भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, साथ में पार्टी किया है, तो वो पता चल जाएगा कि वही वाला वेरिएंट था या नया वेरिएंट आया है। तो इसी तरह से अगर जैसे हॉस्पिटल में कोई आदमी आया ज़्यादा बीमार है, तो ये नया वेरिएंट है जो ज़्यादा बीमारी फैला रहा है, या उस आदमी के अंदर कुछ कोमॉर्बिडिटी या कुछ और बात थी। तो हम जीनोम सीक्वेंस करके ये पता कर सकते हैं कि कोई और खतरनाक इसका वेरिएंट आ गया, या उस व्यक्ति के अंदर कोई कमजोरी थी। और इसके अलावा हम वेरिएंट से ये भी समझ सकते हैं कि किस रास्ते से वायरस फैल रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका क्या रिलेशन है। तो ये सब चीज़, और दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीनोम से हम वायरस के लिए नए ड्रग की प्लान कर सकते हैं, और वैक्सीन बनाने में वो बहुत ही उपयोगी, वो बहुत ही उसके बगैर में मुश्किल होता है। तो जितनी वैक्सीन आप जो mRNA वैक्सीन देख रहे हैं वो जीनोम के आधार पर बनी है। जीनोम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारे कैपेबिलिटीज की बात करें जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? क्या सफिशिएंट है? हमारे पास इस वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए काफ़ी सुविधा है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्चुअली। हमारी जो जीनोमिक फैसिलिटीज़ हैं बहुत सारे 10-12 लैब्स में, जो पूरे देश के अंदर काफ़ी एडवांस लेवल वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हैं। लेकिन ओवरऑल कैपेसिटी टोटल अगर आप सोचिए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम बहुत आगे हैं।
लेकिन और भी कंट्री जैसे यूके वगैरह, उनके जीनोम कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है हमसे। लेकिन जहाँ तक इस वायरस को सीक्वेंस के जीनोम सीक्वेंसिंग का सवाल है, इसके लिए हमारे पास कैपेसिटी बहुत पर्याप्त मात्रा में, इसके लिए वो चिंता की बात नहीं है। सिर्फ ये होता है कि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, एक सीक्वेंसिंग 3-4 हज़ार की हो सकती है, क्योंकि सारा जो हम उसका जो केमिकल जो कंज्यूमेबल होता है मशीन में डालने के लिए सीक्वेंसिंग करते समय, वो सब इंपोर्ट करना पड़ता है और वो ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं। तो वो एक उसका इंडिजिनाइजेशन, उस पर आत्मनिर्भरता जो है वो ज़रूरी है, जो सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है उसके बारे में। अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, तो ये बहुत बहुत ही उपयोगी चीज़ होगी फ्यूचर में, क्योंकि जीनोम सिर्फ इसी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए नहीं, वो बहुत सारी पहलुओं पे काम आता है। हमारी बायोलॉजी को समझने, नए तरह के ड्रग के बारे में बहुत सारे उपयोग हैं जीनोम। मैं वही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी डॉक्टर मिश्रा, जीनोम सीक्वेंसिंग का आपने अभी बताया जैसे इस कोविड पैंडेमिक के दौरान कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम कोविड के पहले, मतलब इस पैंडेमिक के पहले भारत किन चीजों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग यूज कर रहा था, और खासकर पॉलिसी डिसीजंस में इसका क्या योगदान रहा है? तो इसके पहले जीनोम सीक्वेंसिंग ज़्यादातर हमारे पॉपुलेशन के जीनोम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, कि हमारे यहाँ 5,000 एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उनके अंदर जीनोम लेवल पे क्या डिफरेंसेस है, कोई कभी कभी जो रेयर जेनेटिक डिजीजेज होती हैं किसी किसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसका कारण जेनेटिक ही होता है, उसको और जीनोम से उसका एसोसिएशन होता है, तो किस पॉपुलेशन में किस तरह की डिजीज़ होती है। और ख़ास करके शुरू में अफ्रीका से 70,000 साल पहले पहला माइग्रेशन हुआ था, जो कि गुजरात और केरला के कोस्ट से होते हुए फिर अंडमान गया। जो अंडमानीज लोग आज हैं वो अफ्रीका से आए हैं, भारत से होते हुए हो गए हैं, जबकि पहले अलग तरह से लोग सोच रहे थे कि इंडोनेशिया वगैरह की तरफ से आए हुए। तो इस तरह से हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग से बहुत ज़्यादा हमको हमारी खुद की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन, को समझने में मदद मिली है कि हम एक दूसरे से कैसे सिमिलर भी हैं और अलग भी हैं। जैसे एंशियंट साउथ इंडियन पॉपुलेशन थी, जो कि जैसे मैंने बताया 70-80 हज़ार साल पहले आए थे लोग। उसके बाद नॉर्थ इंडियन एंशियंट पॉपुलेशन थी, करीब 40-50 हज़ार साल पहले आई थी। और जो आज की जो पॉपुलेशन है वो इन दोनों पॉपुलेशन का एक तरह का एडमिक्सचर है। बाद में हमारे यहाँ जाति प्रथा ये सब आ गई और हम आइसोलेट होके छोटे छोटे सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो गए। तो ये सब चीज़ें हमको जीनोम के माध्यम से पता चलते हैं कि हम किससे कितने रिलेटेड हैं, और जीनोम से ही हम पर्सनलाइज और प्रिसीजन मेडिसिन की जो बात आप सुनते होंगे बहुत ही ज़रूरी है, वो पता चलती है कि किस तरह का जीनोमिक स्ट्रक्चर कौन से ड्रग के लिए उपयुक्त है और कौन सा ड्रग काम नहीं करेगा। वो चीज़ें बड़े पैमाने पे चल रही हैं और उसका आगे आने वाले सालों में हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हम प्लांट्स और एनिमल्स के और माइक्रोबायोम की जीनोम सीक्वेंसिंग करते थे इस पैंडेमिक के पहले बहुत सारी लैब्स में। डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या मतलब, आपके हिसाब से जो हमारे देश में जो लोग टेस्ट किए जा रहे हैं कोविड के लिए, कितना परसेंटेज भेजा जा रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? क्या ये सफिशिएंट है जो हम जितनी टेस्टिंग, जीनोम टेस्टिंग करा रहे हैं? सफिशिएंट होने का एक मापदंड ये हो सकता है कि आपको टाइम से पता ना चले कि नया वेरिएंट आया और काफ़ी जगह फैल जाए, तब हमको पता चले कि नया वेरिएंट आया है। ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि डेल्टा वेव जब चली तो हमको शुरू में जो सेकेंड वेव थी पता चल गया था कि नया वेरिएंट बन रहा है, महाराष्ट्र से वहाँ से निकल के फिर और जगह फैला। शुरू में दिल्ली एयरपोर्ट के थ्रू अल्फा वेरिएंट भी आया था यूके से, उसका हमको पता था कि वो दिल्ली, पंजाब और उस जगह पे फैल रहा है। जबकि साउथ में ज़्यादातर डेल्टा वेरिएंट था, क्योंकि अल्फा नहीं आ पाया था। हमने उसको एयरपोर्ट पे अच्छी तरह से प्रिकॉशन के द्वारा उसको रोका हुआ था। तो और जैसे नया ओमिक्रॉन भी जब आया, बेंगलोर में पहले डिटेक्ट हुआ, फिर और जगहों पे धीरे धीरे डिटेक्ट हुआ। मतलब कि समय पे हमको इन सब का पता चलता रहा है, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमको पता ही नहीं चला हो और वेरिएंट फैल गया हो। इसका मतलब हुआ कि हमने जीनोम सीक्वेंसिंग उचित मात्रा में किया है। लेकिन सावधानी की बात ये होती है कि जब केसेस कम हो जाते हैं तो लोग थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। उस समय हमको ढीला नहीं पड़ना। जैसे आज की जो सिचुएशन है ये बहुत जरूरी, जैसे हमको पता है कि जो अभी कुछ केसेस बढ़े हैं रिसेंटली पिछले 2-4 दिनों में, वो नए वेरिएंट की वजह से नहीं बढ़े हैं,
वो लोगों के बिहेवियर की वजह से बढ़े हैं, क्योंकि मास्क पे पाबंदी थोड़ा रिलैक्स हो गए थे सारे, रिलैक्स हो गया है और लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं मिलने जुलने में। तो हम अगर उस पर थोड़ा ध्यान दें तो मतलब कि इसको कम करने के लिए हमको अपने बिहेवियर को रोकना है, हमको और कोई ज़्यादा वेरिएंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि सीक्वेंसिंग हम उचित मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन अब हमको उसे कम नहीं करना चाहिए उसको, बल्कि पूरे देश में सैंपलिंग करके ये पता करना चाहिए कि कहीं नया वेरिएंट निकल तो नहीं रहा है। नया वेरिएंट जरूर निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहाँ निकलेगा, कब निकलेगा, ये आप जितने सतर्क हैं उतनी जल्दी और डैमेज के पहले पता चलेगा। स्केलिंग ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग क्या वो जरूरी है डॉक्टर मिश्रा? स्केलिंग जरूरी है हमको। जैसे अब अगर 1000 केस रोज बन रहे हैं तो उसको तो हम 10% भी सीक्वेंस कर सकते हैं, क्योंकि तो नंबर तो बहुत कम है। जबकि अगर पीक चल रही है तो हम 1% भी कर लें तो बहुत ज्यादा है। तो वो एक हमको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास काफी ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या सीक्वेंस कर रहे हैं। अगर एक ही शहर से हम हजारों सीक्वेंस रोज कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं हुआ। हमको सैम्पलिंग जो है उसकी एक स्टडी अच्छी होनी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ताल्लुक से सीक्वेंसेस सैंपल्स आए सीक्वेंसिंग के लिए हफ्ते में एक बार कम से कम। और हॉस्पिटल्स में जो केसेस आ रहे हैं इक्का दुक्का, उनकी जरूर सीक्वेंसिंग हो तो ये पता चले कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ कमजोरी है या नया वेरिएंट है। इस तरह से जो री इन्फेक्शन या वैक्सीन ब्रेक थ्रू केसेस आ रहे हैं उनको हमको सीक्वेंस करना है कि ये नया वायरस वेरिएंट ऐसा तो नहीं बन गया जो वैक्सीन को नहीं मान रहा है। इस तरह से हमको एक स्ट्रेटजी बना के सीक्वेंसिंग की सैम्पलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। नंबर ठीक है, नंबर अगर बहुत ज्यादा आपने नंबर खाना पूरी के लिए बहुत ज्यादा सीक्वेंसिंग कर भी लिया 2-4 शहर से, तो उसका बाकी देश तो नहीं कवर हो पाया। तो स्ट्रेटजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी और इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक ये दो आपने अहम चीजें कही। जस्ट गोइंग बैक डॉक्टर मिश्रा, अगर हम इस पैंडेमिक पे जाएं, पहले भी हाल पैंडेमिक्स हुए हैं, कोरोना वायरस जैसे सार्स हुआ था 2002 में, 2012 में मर्स हुआ था, लेकिन क्या ये पैंडेमिक दूसरे पैंडेमिक से कहीं ना कहीं अलग है? और अगर हम बात करें, ये अब तीसरा साल हो गया है कोविड-19 का, लोगों में वो फटीक भी, वो मतलब कहीं ना कहीं चलता आ रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। क्या इस पैंडेमिक अलग है और क्या इसके जो फीचर्स हैं कुछ यूनिक है? क्योंकि बस ये वेरिएंट्स आते रह रहे हैं, म्यूटेशंस हो ही जा रहे हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं वो थकान पैंडेमिक से दिख रही है। नहीं, ये वायरस पिछले सार्स वायरस जैसा ही है, हमारे शरीर को अटैक भी उसी तरह से करता है जैसे पिछला सार्स 1 अगर आप कहें करता था, या मर्स भी उसी तरह से हैं जो कि किसी जानवर से आए हैं और उसके बाद धीरे धीरे फैले, फिर उसके बाद एक पैंडेमिक का रूप इस वाले ने ले लिया। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो सार्स कोविड 2 है, ये इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है। एक इन्फेक्टेड आदमी अमूमन 10-12 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है इससे। तो उसकी मतलब बहुत, और आप समझिए कि फिर वो 10 लोग फिर और 10 को करेंगे तो 100 हो गया। मतलब कि चेन बहुत जल्दी, एकदम चेन बहुत जल्दी। जंगल की आग बोलते हैं ना, वो इतनी तेजी से फैल सकता है। हम्म, जबकि पुराने वाले जो सार्स या मर्स थे उनकी इन्फेक्टिविटी से बहुत कम थी, इससे 10 गुना कम या उससे भी कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत धीरे धीरे वो फैलेगा, तब तक आदमी सतर्क हो जाता है। और दूसरी चीज जो जो जिसने इस पैंडेमिक को फैलाने में मदद की है वो है कि जो लोगों का आवागमन है एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर, इतनी ज्यादा एयर ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा बाकी शहर में कितनी भीड़ होती है। अगर एक इन्फेक्टेड आदमी है तो वायरस उसको सवारी बना के फिर पूरे शहर में फैल जाता है बहुत तेजी से। जी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा जो जो प्लैनेट है वो छोटा हो गया है। हर लोग कोई भी आदमी कहीं भी आसानी से आ जा सकता है। जैसे आपने देखा ओमिक्रॉन अफ्रीका में निकला और 4-5 हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया। मतलब अफ्रीका की हवा सबने अपने सांस में शेयर किया 4 हफ्ते के अंदर। तो इतनी तेजी से हमारा आवागमन इतना ज्यादा है और इतनी तेजी से वायरस फैल सकता है। तो इससे मदद मिलती है इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने की। इसीलिए जो भी इस तरह के संक्रामक रोग हैं वो आज एक गरीब देश या एक खास कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए। कोई भी चीज जो है वो हर जगह फैल जाएगी। और ये देखने में भी आया है कि बड़ी से बड़ी इकोनॉमिक ताकतें उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मतलब सबसे ताकतवर देश अगर माने आप अमेरिका, सबसे ज्यादा लोगों की डेथ वहीं पे हुई, जबकि और भी लोग सब जगह इसीलिए इसे इन्फेक्शन हो। लाइटली नहीं लेना चाहिए कहीं ना कहीं। अभी भी बहुत तभी कह जरूरी रहे हैं प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। इन्वायरमेंट से बहुत बड़ा ताल्लुक है, आई थिंक हम सबको समझना चाहिए कि
environment plays a very important role. डॉक्टर मिश्रा, इस पैंडेमिक से हमारी क्या सीख होनी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए? इस पैंडेमिक से, जैसे आपने अभी कहा एनवायरनमेंट के बारे में, पैंडेमिक ये जो वायरस है सार्स मर्स सार्स कोवी-2, ये सभी जंगली जानवर से या जंगल के परिवेश से आए हुए हैं। इसका मतलब कि हमने वहाँ पे जाके इंटरफेरेंस किया है, उनको जानवरों को या तो पकड़ा है या उनको लेके आए हैं बाजार में, दुकानों में। तो इसका और हमने अगर हम जंगल को काटेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो वहां से जानवर फिर कहाँ जाएंगे? फिर वो जहाँ पे आदमी है वहां पे आ जाएगा। जानवर आपके पास आना नहीं चाहता, लेकिन जब आप उसके लिए जगह नहीं बचेगी तो फिर वो उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। इसलिए हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं जब भी हम किसी पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये हमें बहुत जरूरी समझना है बात को कि ये जो हमारा प्लैनेट है सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं है, बल्कि सारे जीवों के लिए, और हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। अगर हम उनसे ज़्यादा लापरवाही से व्यवहार करेंगे तो हमारे लिए भी घातक होगी, हमारे सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आज भी हम अपने आप को एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड मानते हैं, सभ्य समाज मानते हैं, लेकिन आज भी कुछ देशों में वैक्सीन 3 डोज 4 डोज सबको मिली है, वैक्सीन वेस्ट की जा रही है। और कई सारे देश ऐसे हैं, अफ्रीका में 80% लोगों को एक भी वैक्सीन नहीं मिली है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। हमको कुछ चीज़ों पे देश या इवन स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज जैसे हमको मालूम है कि सबको फैलेगी। अगर अफ्रीका में वल्नरेबिलिटी है तो वो एक दिन यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में कहीं भी आ सकती है। तो वो चीज़ हमको देखना चाहिए। और जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिंदुस्तान जैसे कंट्री के लिए काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हमें खुशी है कि सरकार ने कई ऐसे बड़े बड़े कदम उठाए हैं, कम से कम प्लान ऐसा बनाया के सामने रखा है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। और एक बात मैं और लाना चाहूँगा इसमें कि हमको बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर होना है। एक टाइम था जब शुरू में ये इन्फेक्शन फैला, एक टेस्ट के लिए 4,000 5,000 रुपए लगते थे, क्योंकि आज वही टेस्ट हम 100 रुपए 200 रुपए में कर रहे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ इंडिजिनाइज कर लिया एक साल के अंदर। तो आप समझिए कि एक तरह से हम लुटे हैं उस टाइम पे जब शुरू में। और दूसरी चीज, अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती। अगर जर्मनी में जरूरत है तो वो पहले अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब एक्सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान के लिए। तो हमको इंडिजिनसली इन सब चीज़ों को बनाना ये बहुत ज़रूरी है, हमको सोचना चाहिए। चाहे वो थोड़ा महंगा भी पड़े उसका प्रोडक्शन, लेकिन हमको ये एक स्ट्रेटजी ऐसी बना के रखनी चाहिए कि जो एसेंशियल मेडिसिन या डायग्नोस्टिक्स की कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी और स्केलिंग अप पोटेंशियल हमको बना के रखना है। तभी हम जल्दी से नए पैंडेमिक के बारे में का सामना ठीक से कर सकते हैं। जी, आई थिंक आपने जो ये पॉइंट्स, ये जो सारी चीजें कही जो हम सीख हो सकती है, बहुत जरूरी है हम इसको इम्प्लीमेंट करें अपने जिंदगी में। एक आखिरी सवाल, अगर मैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पूछूं, जैसे अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैंडेमिक से लड़ने के लिए, फर्दर मतलब आगे साइंस टेक्नोलॉजी किस तरह यूज की जा सकती है ताकि ये जो आगे ये ऐसे पैंडेमिक्स ना हो, हम उसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग में बहुत अहम रोल अदा करेगा पैंडेमिक के कंट्रोल में, और भी इन्फेक्शियस डिजीज की कंट्रोल में, और हमारे हेल्थ केयर के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इसका रोल होगा। जैसे हम अभी वेस्ट वाटर या और भी इन्वायरमेंटल सर्विलेंस से इन्फेक्शियस डिजीज सिटी में या टाउन में किस तरह से है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या और कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, ये हम सिर्फ वेस्ट वाटर से जीनोमिक मेथड लेके उसका पता कर सकते हैं। जैसे एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी एक तरह की स्लो पैंडेमिक है, वो बहुत ही, उसका प्रोजेक्शन है कि अगले आने वाले दशकों में उससे बहुत परेशानी होने वाली लोगों को। तो उसका पता जीनोमिक सर्विलेंस से हम लगा के और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको अवॉइड करना एक चीज़ है, उसके बाद उसके लिए कुछ उसका हल ढूंढना एक दूसरी चीज़ है, तो वो भी कर सकते हैं। और जीनोम की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम जीनोम को सिर्फ सीक्वेंस ही नहीं कर सकते, हम उसको बदल भी सकते हैं। मतलब प्लांट में हम जीनोम एडिटिंग करके अच्छी ज़्यादा पौष्टिक और कम नेचुरल रिसोर्स वाली क्रॉप्स बना सकते हैं, जैसे बहुत सारी लैब्स में ऐसा हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रिसीजन और पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए जीनोमिक्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी होगी।
रेयर जेनेटिक डिजीजेज जो होती है वो हमारे जीनोम में रहती है। अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर वो रेयर जेनेटिक डिजीज का म्यूटेशन है तो बच्चे के अंदर डिजीज हो सकती है। तो प्रायर जेनेटिक काउंसलिंग, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। मतलब जीनोम जो है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल पैदा अदा करता आ रहा था हमारे अनजाने में, लेकिन हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए भी अपने इस्तेमाल में लाएंगे। टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबिलिटी ऐसी हो गई, अभी पूरा जीनोम ह्यूमंस का 20-25 हज़ार में किया जा सकता है, पहले इसमें कई लाख लगते थे। तो और धीरे पहले धीरे ये अगर इतना हम इसकी बात नहीं करते थे डॉक्टर मिश्रा, पहले अभी पता था जिनोम है, लेकिन आई थिंक अब हर पर्सन समझता है, इसकी अहमियत समझता है। एंड हम मतलब पैंडेमिक में ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया, और आगे भी आई एम श्योर जैसे आपने कहा कि करता रहेगा। पैंडेमिक से हमको कई फायदे हुए हैं। हम बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, हमें ऐसा हर चीज़ के लिए ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपने कहा कि साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में रुचि बढ़ी है, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी है, लोगों को ये लगा है कि इससे हमारे लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, ये हमारे सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमारे फ्यूचर और हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो हमको इंडिया को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना है साइंस और टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अगर हम डेवलप्ड देश बनना चाहते हैं असली में, तो हम साइंस में पहले लीडर बनना होगा हमको। हम खरीद के इंपोर्ट करके डेवलप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस तरह की रिसोर्स नहीं कि हम पेट्रोल बेच के और वो चीज़ें खरीदते रहें। और तो इसलिए हमको अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अहमियत देनी है। तो मुझे खुशी होती है कि अब सभी लोगों को ये पता है, क्योंकि जनता को पहले ये मालूम होना चाहिए, उसके बाद पॉलिसी मेकर भी उस पर फॉलो करेंगे। इसी के साथ ही बनेगा स्वस्थ इंडिया का ये पॉडकास्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपके पास कोई कमेंट, क्वेरी या सुझाव हैं इस टॉपिक पर, या फिर कोई ऐसा विषय जो आप चाहते हैं कि हम आने वाले हफ्तों में कवर करें, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमें मेल कीजिए bsipodcast@ndtv.com पर। BSI यानी बनेगा स्वस्थ इंडिया। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। सेम नाम, बनेगा स्वस्थ इंडिया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं। मेरा नाम है अंबिका सिंह कामा। मेरी तरफ से गुड बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।